पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारे पास जो टॉपिक है एज वाइज डिजीज़, कुछ हिस्सा पिछली दफ़ा जो पार्ट 2 था उसका रह गया था, 1 से 12 साल का। हमने कुछ ऑर्डनरी डिजीज़ किए थी, लेकिन कुछ स्पेशल डिजीज़ जो थी वो रह गई थी। जैसे कॉन्जेनिटल डिजीज़ हैं, दिल की बीमारियां हैं, एपिलेप्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह के टॉपिक रह गए थे। चूँकि वो भी टॉपिक इसी एज के हैं, लिहाजा हम उसको भी साथ साथ, ताकि ये इस एज की सारी डिजीज़ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी कवर हो जाएं और जो ऑर्डिनरी डिजीज़ हैं ना वो भी कवर हो जाएं। तो एक तो मैं वो उसको करूँगा, और अगर हमारे पास कुछ टाइम बचा तो फिर हम 12 साल से 18 साल की जो डिजीज़ हैं उसको भी कवर करेंगे। दूसरा रमज़ान है, चूँकि हमने अफ्तारी का भी इधर इंतज़ाम किया हुआ है, और आपसे ये भी गुजारिश है कि आप जाएं नहीं यहाँ से। ये जो ही लेक्चर का इख्तिताम होगा तो फिर अफ्तारी भी है और खाने का भी इंतज़ाम है। और उसके बाद कुछ दोस्तों की ये भी ख्वाहिश थी कि चूँकि ये अप्रैल का महीना एनिमल का बर्थडे भी है, तो उसके लिए भी कोई सेलिब्रेट किया जाए। तो वो भी फिर खाने के बाद हम उसका भी कोई सेलिब्रेशन छोटी मोटी करेंगे, कोई ना कोई केक वगैरह इस तरह काटेंगे। ठीक है जी। तो ये आज का ये तो प्रोग्राम है। तो आते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉट है उसकी तरफ आते हैं। अफरोज़म नंबर 168 वो कहता है, इस तरह हम बआसानी इस काबिल होंगे कि हमारे पास मौजूद अद्वियात में से सबसे ज़्यादा बीमारी की मुमासिल दवा दरियाफ्त कर सकें, जिसकी एक ही खुराक अगर ये बीमारी का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं करती तब भी ये बीमारी को काफ़ी हद तक शफा के रास्ते पे डाल देगी। इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। अगर ये दवा सेहत बहाल करने में कामयाब नहीं होती तो फिर बाकी रह जाने वाली बीमारी की हालत का बार बार मुआयना करके सबसे ज़्यादा मुमासिल होम्योपैथिक दवा मुंतखब की जाएगी, यहाँ तक कि हमारा मकसद यानी मरीज़ की सेहत की मुकम्मल बहाली हासिल हो जाए। इस अफरोज़म में वो ये कह रहा है कि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको करीब तरीन जो दवा मिले, जो करीब तरीन दवा मिले, अगर आपको कंप्लीट दवा नहीं मिलती तो जितनी भी मिलती जुलती मुमासिल मेडिसिन आपको मिल सकती है उसका इस्तेमाल करें। और वो अगर मुकम्मल शिफा नहीं देती तो बीमारी की कुछ तकलीफ जो है या बीमारी का कुछ हिस्सा वो ख़त्म कर देगी, और अगर कुछ हिस्सा उसका बाकी रह गया तो फिर हम बार बार मुशाहिदा करेंगे और फिर उसको दोबारा से रिकंसीडर करेंगे, और फिर अगर कोई नई दवा आती है तो फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। तो इलाज के मुसलसल मुशाहिदात भी हैं, जैसे कैंट ने अपने मुशाहिदात लिखे हैं, पहला मुशाहिदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो वो मुशाहिदात भी हैं। और फिर आप जब एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं दवाई, तो वो किस हद तक, मसलन कोई आपके पास मरीज़ आता है और वो बहुत सारा दवाइयाँ खा के आया होता है, एलोपैथिक की फ़र्ज़ करें खा के आया, होम्योपैथिक की खा के आ गया, या यूनानी कोई खा के आ गया, तो पहले फ़र्ज़ करें आप उसको नक्स व मीका दे देते हैं, तो आपके जहन में आता है कि ये काफ़ी हद, तो हो सकता है नक्स व मीका बहुत हद तक बीमारियों को ठीक भी कर दे, उस बीमारी को ठीक भी कर दे, लेकिन बाकी कुछ रह गया तो हम रिकंसीडर करेंगे उसको। और इसीलिए अमूमन बहुत सारे डॉक्टरों का ये तरीक़ाकार भी है कि
जब शुरू में मरीज आए तो आप उसको नक्स फमीका दे दें। और बोरक की ये पहली दूसरी लाइन में लिखा है कि नक्स फमीका का काम क्या है कि एक तो बहुत सारी चीज़ों को एंटीडोट भी करता है, लेकिन ये बीमारी की ताकत को तोड़ भी देता है, ब्रेक कर देता है। नक्स फमीका इसकी ये खासा है कि ये जो बीमारी की पावर है उसको कमज़ोर कर देता है। लिहाजा नक्स फमीका का पहले जो इस्तेमाल है वो आपको इस सूरत में भी फ़ायदा देता है। मैं एक बात जनरल बात करता हूँ, आप कोई भी और दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो इस फ्रोज़न के हवाले से भी ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप नक्स फमीका फ़र्ज़ करें देते हैं तो क्या करती है, एक तो एंटीडोट करेगी, दूसरा बीमारी की ताकत को तोड़ देगी। इसी तरह जब हम एंड करते हैं बीमारी का, जब हम बीमारी का एंड करते हैं कि अब बीमारी ठीक हो गई है, तो उस वक्त भी आपके पास चेक सिस्टम होता है कि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि बीमारी बिल्कुल शफा हो गई है, तो क्या करते हैं, फिर उस वक्त सल्फर देते हैं। तो सल्फर का ये काम है कि बाकी मानदा बीमारी को या तो आपके सामने ले आ जाएगी या उसको फिनिशिंग पॉइंट पे ले जाएगी। तो जो अक्सर लोगों के जहन में होता है कि वो नक्स दे रहा है, कोई सल्फर दे रहा है, क्यों दे रहा है, तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि जब बीमारी आप समझ रहे हैं कि मैंने अब मरीज़ ये कह रहा है कि जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप ये समझना चाह रहे हैं कि क्या बीमारी अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद, तो सल्फ़र की एक डोज दे दें तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर मौजूद हुई तो अलामात दोबारा ऊद कर आ जाएंगी, या सल्फ़र बाज़ दफ़ा बाकी मानदा अलामात को ख़त्म भी कर देती है। तो इसलिए एक दवा वो आपके लिए ऑप्शन उसने छोड़ा है कि एक दवा फ़र्ज़ करें आपको दुरुस्त नहीं मिलती तो दोबारा मुशाहिदा करें और फिर करीब तरीन दवाई दें। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ बाकी रह गई हैं, उसके मुताबिक दोबारा हाथा करें। और बाज़ दफ़ा ये क्रॉनिक डिजीज़ में भी इस तरह आप कर सकते हैं। और एक्यूट डिजीज़ में तो वो कहता है जो अलामात बदल रही हैं, जैसे जैसे सिचुएशन आ रही है तो आप दवाइयाँ बदल सकते हैं। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं जी टॉपिक। पिछले लेक्चर का ही ये हिस्सा है जो रिमेनिंग पार्ट था इसका, क्योंकि पिछला लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, 2.5-3 घंटे का लेक्चर हो गया था, तो हमने फिर कुछ हिस्सा रह गया था। देखिए स्पेशल जो बच्चे हैं, जो कॉन्जेनिटल डिजीजेज हैं, पैदाशी अमराज हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो ज़्यादा इसी एरिया में अपीयर होते हैं। बच्चा थोड़ा सा साल का जब होता है, ओहो ये तो बैठ नहीं रहा, ये तो सुन नहीं रहा, ये चल नहीं रहा। साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, बैठता तो है, फिर कुछ ना कुछ वर्ड्स भी बोलने शुरू करता है, आप उसको बुलाते हैं, वो कुछ तवज्जो भी देता है। तो ये वो ऐसी उम्र है, ये ऐसा एरिया एज का कि जिसमें आपको बच्चों की एबनॉर्मलिटी का पता चलता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल एस्फेक्सिया को डिस्कस किया, सेरिब्रल पाल्सी क्यों होती, बच्चा रोता क्यों है, रोता नहीं है तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये ऐसी है कि जिस एज में बच्चे को समझ बूझ, उसका चलना, उसकी पहचान, उसका आई कांटेक्ट, उसके रिस्पॉन्सेज, उसके रिफ्लेक्सेस, वो सारे ज़ाहिर होते हैं। तो इस एरिया में आप एबनॉर्मलिटी जो है, एक नॉर्मल बच्चे की डिजीज जैसे हमने कहा जिसको मोशन लग जाते हैं, उसको कब्ज हो जाती है, उसको, ये ऑर्डिनरी डिजीजेज हैं। लेकिन स्पेशल डिजीजेज भी आपको इसी एरिया में नजर आएंगी, और ये मैन फोकसिंग एरिया है। ये तवज्जो का बड़ा यहाँ बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज करनी पड़ेगी आपको कि इस एरिया की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो जाके सारी उम्र साथ चलती रहती हैं। तो यहाँ हम जल्दी इसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन यही बीमारियां अगर ज़्यादा टाइम लेंगी, ज़्यादा वक्त लगेगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरू में क्योंकि कंजल्टिव डिजीज़ पे मैंने काफ़ी लंबी बात की है पीछे कि प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पेरीनेटल पे हमने बात की है कि पैदाइश से पहले की बीमारियां, दौरान बात की। अब हमें यहाँ से पहचान शुरू होगी।
पहचान हमें कैसे शुरू होगी कि माँ कहेगी जी मेरा बच्चा, मेरे दूसरे बच्चे जो थे या हमारे घर के दूसरे बच्चे जो हैं वो अब साल हो गया वो तो चलने, मेरा बच्चा तो चलता नहीं है, मेरा बच्चा तो नेक होल्ड नहीं करता, मैं तो उसको बुलाती हूँ आई कांटेक्ट नहीं देता। तो यहाँ आपको कंप्लेन आनी शुरू होगी माँ की तरफ से जी कि मेरे बच्चे में इस किस्म के मसाइल हैं। तो फिर वो आपने इन्वेस्टिगेट करने हैं कि आया ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई डिले माइलस्टोन है, क्या मसला है, उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है। यहाँ आपको थैलासीमिया मिलेगा, यहाँ से कुछ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 5-4 साल की उम्र में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, वो आपको नज़र आएगी। सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे नज़र आएंगे और एपिलेप्सी फिट्स पड़ने वाले बच्चे आपको नज़र आएंगे। ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं। बच्चा सुनता नहीं है वो नज़र आएगा, आपको बोलता नहीं है वो नज़र आएगा। तो ये एक इस एज का और पहलू भी है। एक तो हम वो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी डिजीज़ का मैंने पहले जिक्र किया था, जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस की कि वो मोशन हो सकते हैं, डेंटेशन पीरियड है, रोना है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि आपके पास कंप्लेन आएंगी तो ये एरिया भी ये ना हो कि वो कहेंगे डॉक्टर ली दिस एरिया सारे को छोड़ गया है। तो ये एरिया बड़ा फोकसिंग है, ये एरिया स्पेशल बच्चों के हवाले से बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हमारे पास तो बच्चे ही बेशुमार हैं, तकरीबन 15,000 के करीब हमारे पास ये बच्चा रजिस्टर है और 2-3 हज़ार वैसे मेरे पास नॉर्मल उसमें है, कैंप में भी 15,000 बच्चा है। तो ये बच्चों पे शायद दुनिया में और लोगों में ने काम किया होगा, लेकिन हमने शायद बहुत ज़्यादा काम किया इस एरिया पे। अब कंजेनिटल डिजीज़ में एक बहुत कॉमन चीज़ें आती हैं और दिल की बीमारियां आती हैं, और ये हमने अपने दिल के लेक्चर में बड़ी डिटेल भी डिस्कस किया, लेकिन हम यहाँ शॉर्टली थोड़ा सा आपको टच देंगे, क्योंकि ये अगर मैं सिर्फ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को ही डिटेल से डिस्कस करूँगा तो इसके लिए भी तो पूरा लेक्चर चाहिए। लेकिन यहाँ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आएंगी। उसमें क्या होगा, ASD, VSD दिल के सुराख, PDA पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, वो नाली या वो जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो बंद हो जाती है, जो फेफड़ों को खून लेके जाती है, उसको हम PDA कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ये अगर बंद नहीं होती तो उसके भी बहुत सारे मसाइल हैं, फिर खून जो है आपस में मिक्स होता रहता है। तो यहाँ ये बीमारी आएगी। एक और यहाँ बहुत चीज़ आती है जिसको कहते हैं TGA। TGA जो है ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है, कि हमारे जो मैन अरोटा है या ग्रेट आर्टरी जो है, बड़ी जो शरेयान है, ये उल्टी लग जाती है। तो इसका तो बेसिकली इलाज जो है वो मोस्ट कॉमन तो यही है कि सर्जरी किया है। लेकिन हम कुछ हद तक इन बच्चों को, चूँकि इनके साथ बड़े मसाइल होते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी है। लेकिन जिन लोगों के यहाँ ये हैबिट है TGA बच्चे पैदा होने की, उनको हम बिफोर पैदाइश के अगर हम मेडिकेशन करें तो हम उसको रोक सकते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। लेकिन जब आपके पास केस आ गया है तो फिर उसका कोई हल नहीं है मासवाए के उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाए। इसके अलावा एक है टॉफ, TOF टॉफ। ये 4 चीज़ों का मजमू है जिसका नीचे हम डिटेल आपको बताएंगे, और इसको हम डिटेल इनकी फिर मेडिसिन का भी डिस्कस करते हैं। फिर डिले माइलस्टोन है कि बच्चा चलता नहीं, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं। उसके बाद सेरिब्रल पॉल्सी है। सेरिब्रल पॉल्सी ये है कि ब्रेन के अंदर एक ऐसी कंडीशन कि ब्रेन का कुछ हिस्सा किसी वजह से डैमेज हो जाता है। मसलन बच्चा क्राई नहीं करता, टाइम से वक्त पे क्राई नहीं करता, और क्राई की मैंने बहुत सारी वजूहात आपको डिस्कस की थी कि क्राई क्यों नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से बच्चे का ब्रेन डैमेज होता है। ये इसको हम लेबल ये करते हैं कि सेरिब्रल पॉल्सी उसको कहेंगे कि पैदाइश से लेके 1 साल तक ब्रेन चूँकि डेवलपमेंटल स्टेज में होता है
और इसके दौरान बच्चे के साथ कोई भी ट्रॉमा हो, मसलन वो हाई ग्रेड फीवर हो, हाई ग्रेड जॉन्डिस हो, बच्चे को फिट्स पड़ जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, इंजरी हो जाए, तो बच्चा सेरिब्रल पॉलिसी में चला जाता है। तो इसकी बहुत सारे फीचर्स हैं सेरिब्रल पॉलिसी के। उसको फिट्स पड़ सकते हैं, वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो मेंटली रिटार्टेड हो सकता है, वो बहुत सारे मसाइल इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन हम इस सारी कंडीशन को जो 1 साल के अंदर अंदर आती है, अब तो कुछ लेटेस्ट सर्च है कि वो साल से टाइम उन्होंने बढ़ा भी दिया, लेकिन अभी तक तो हम इसको 1 साल तक ही के करते थे। सेरिब्रल पॉलिसी हम उसको लेबल करेंगे कि कोई भी बच्चे का ट्रॉमा उसके साथ होता है और उसके साथ उसका ब्रेन डैमेज होता है, तो हम उसको, अक्सर ये आपके पास बच्चे आएंगे और ये लेबल हो के आए होते हैं और देखने में ये बिल्कुल पहचाने जाते हैं, गर्दनी ओढ़ते हैं, इनकी बॉडी स्पोस्टिक होती है, यूँ खिंचाव होता है, कड़ाव होता है इनके जिस्म के अंदर, ये चलते नहीं, बात करेंगे या कोशिश करेंगे बोलने की तो यूँ मुँह ऐसे खोल लेते हैं। तो ये बच्चे इनके फीचर से बड़े, और हमारे पास तो ये बच्चा भी बड़ा है और शुक्र हमारे पास ये ठीक भी बड़े होते हैं। उसके बाद एपिलेप्सी है, ये भी इस एरिया में बहुत आती है। एपिलेप्सी को आप कन्वर्जन भी कह सकते हैं। सीजर आमतौर पे लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। सीजर, झटके लगना, दौरे पड़ना, फिट्स पड़ना, ये सारे एक ही चीज़ है, मतलब इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। लेकिन एपिलेप्सी, मिर्गी जिसको आप कहते हैं, बच्चा को फिट्स पड़ जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और ये फिट्स का दौरानिया कभी शॉर्ट होता है, कभी बार बार होता है। तो उस पर हम भी डिस्कस करेंगे। मेडिसिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कन्वर्जन्स को रोकती हैं। उसके बाद एक और इस एरिया में डिजीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म, ऑटिस्टिक। जो बच्चे तवज्जो नहीं देते, अपने अंदर मगन होते हैं और वो आई कांटेक्ट नहीं करते, ऑर्डर ओबे नहीं करते, सीखते कम हैं, स्लो होते हैं और मोस्ट कॉमन ये होता है कि अपनी दुनिया में गुम होते हैं। आप उनको तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे, वो तवज्जो नहीं देंगे, उनकी समझ बूझ इतनी होती और किसी न किसी अपने ही उसमें मैप होते हैं और उसकी सिचुएशन के अंदर नहीं होते, उस माहौल के अंदर नहीं होते। ऑटिस्टिक बच्चे, जिस माहौल में हम बैठे हैं, यहाँ कोई आवाज़ आ रही है, कोई बंदा आया है, कोई बोल रहा है, तो वो उसको तवज्जो नहीं देते। और इसकी पहली निशानी ये होती है कि आई कांटेक्ट नहीं करते। बच्चा 6 माह का हो, 2 माह का हो, 4 महीने का, जब आप उसको तवज्जो उसकी अपनी तरफ तवज्जो करते हैं तो वो आपको आई कांटेक्ट देता है। ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं देते, फिर अपनी दुनिया में मगन होते हैं। आप नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होंगे, खेलेंगे नहीं या अपनी मर्जी का कोई काम करेंगे और बेसिकली इनका IQ लेवल उतना अच्छा नहीं होता कोई। तो ये बहुत इसको जब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं अभी आगे चल के, तो इस पर डिटेल बात करेंगे कि कौन कौन सी हमारी दवाइयाँ हैं। और ये बच्चे जो हैं ऑटिस्टिक बच्चे उन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो आइसोलेशन में रहती हैं, जो अकेले माँ बाप होते हैं, बच्चे इग्नोर होते हैं, मतलब उनको कंपनी नहीं मिलती। तो इस तरह के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, या माँ डिप्रेशन का शिकार है, उनके यहाँ ऑटिस्टिक बच्चे पैदा होते हैं। तो इसके इलाज पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद है थैलासीमिया। थैलासीमिया ब्लड की एक डिजीज़ है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल गिर जाता है, बच्चे को खून पूरा नहीं होता, और वो ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, ये जेनेटिक डिजीज़ है। इस पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर भी मौजूद है और उसको मैंने बड़े डिटेल से किया हुआ। लेकिन चूंकि इस एरिया की डिजीज़ है, बच्चा जब 6 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, तो वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो फिर जब टेस्ट किया जाता है, एनीमिक होता है, तो पता चलता है कि इसके अंदर थैलासीमिया है। और ये भी कॉन्जेनिटल डिजीज है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट, मतलब ये वो बीमारियां ना, देखें ये वो ऐसी बीमारियां जो आपको इस एरिया में मिलेंगी। अब थैलासीमिया डायग्नोज जाके 20 साल के बाद नहीं होता या 12 साल के बाद नहीं होता, वो डायग्नोज होगा जो माइनर थैलासीमिया होगा। जो माइनर थैलासीमिया होगा वो कब डायग्नोज होगा कि किसी के यहाँ
वैसे एक्सीडेंटली चेकअप हो गया या प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप हो गया तो पता चलता है कि जी माँ को जो है थैलासीमिया माइनर है, या जिस बच्चे का मेजर थैलासीमिया डायग्नोज होता है उसकी माँ या उसके बाप को भी फिर एनालाइज किया जाता है, एसेस किया जाता है, तो पता चलता है क्योंकि थैलासीमिया मेजर उन्हीं को होगा कि जिसकी माँ को भी थैलासीमिया है, जिसके बाप को भी थैलासीमिया माइनर है, तो उनके यहाँ फिर ये थैलासीमिया मेजर वाले बच्चे पैदा होते हैं। और होम्योपैथी बहुत हद तक हमारे पास बेशुमार बच्चे हैं जो थैलासीमिया से बेहतर भी हैं। उसके आगे आ गई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी इसी एज कंजेनिटल डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। हमारा एक जीन है जिसको डिस्ट्रोफिन जीन कहते हैं, वो मिस होता है, उस पर मोटेशन हो जाती है, उसके अंदर तब्दीली हो जाती है, और ये हमारा एक एंजाइम है जिसको हम CPK कहते हैं, ये कंट्रोल नहीं होता और ये मसल्स का हिस्सा नहीं बनता और ये ब्लड में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती, तो इसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये बच्चे चलते नहीं है, जिसको मैं डिटेल आगे जाकर डिस्कस भी करूँ। रिकट्स हड्डियों की बीमारी है, ये भी इस एज में बहुत मिलती है। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, वीक होगी, टेढ़ी मेढ़ी टूट जाएंगी, तो रिकट्स भी होम्योपैथी बहुत अच्छा डील करती है, ये भी इस एरिया की डिजीज है। हाइड्रोसफेलस जो है ये सर में पानी का पड़ जाना, पानी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद होता है, वो ड्रेनेज सिस्टम जब नहीं होगा, और ये हाइड्रोसफेलस बेशुमार वजूहात की वजह से हो सकता है। ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी भी हो सकती है, कोई ट्यूमर भी हो सकता है, वो भी उस चैनल को ब्लॉक कर सकता है। और आपका एक और है स्पाइन पे एक मेनिंजामाइसील, एक थोड़ा सा जैसे होता है, एक ट्यूमर लाइक चीज़ बन जाती है, और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन से या उसकी सर्जरी से या उसकी वजह से भी ये हाइड्रोसफेलस होता है। मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, इसकी अलग कॉजेज हैं। और मैन इसको देखें कि हाइड्रोसफेलस होता क्या है, सर में पानी का पड़ जाना, और इसकी कॉजेज डिफरेंट हो सकती हैं। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डील करेंगे, वो मैं आगे जाके जब दवाइयों पे आता हूँ तो मैं डिस्कस करता हूँ। फिर यहाँ डेफ और डम बच्चे होते हैं जो सुनते नहीं, बोलते नहीं, वो भी आपको इसी एज में पता चलता है कि जब बच्चा हो, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा जी, मैं बच्चे को बुलाती हूँ, मेरा बच्चा सुन नहीं रहा। तो ये एरिया चूँकि बड़ा, ये जो एरिया है ये 12 साल वाला, ये भी बड़ा आपको समझदारी से हर चीज़ को देखना है, गौर करना है, और जो भी एबनॉर्मलिटी है हम बड़े अच्छे तरीके से होम्योपैथी बहुत हद तक इसको डील करती है। उसके बाद एक और कॉमन फीचर यहाँ आता है, बच्चे स्टैमरिंग करते हैं, उनके अंदर ज़बान के अंदर लुकनत पैदा हो जाती है, वो प्रॉपर वर्ड बोलते नहीं हैं या रुक के बोलते हैं, उसको हम स्टैमरिंग कहेंगे। नेक्स्ट बस। अब हम पहले आ जाते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस। अच्छा, हमारे पास बेशुमार बच्चे हैं जी ASD VSD के, PDA के, और बड़ी मुख्तसर दवाइयाँ हम इसमें यूज़ करते हैं, और हमारे बेशुमार बच्चे जो है ना वो स्टेबल हैं। दिल का सुराग ये है कि ये आपका जो चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स, वो डॉक्टर सईद साहब जो हमारे दोस्त हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने बड़ा डिटेल इसको डिस्कस किया हुआ है, और आप अगर उस लेक्चर को कहीं उठा के सुने तो उसमें मैंने भी बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की हुई है। मैं यहाँ आपको फोकस कराना चाहता हूँ, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ कराना चाहता हूँ। आप डिटेल उस लेक्चर में जाके ज़्यादा इसके बारे में सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन इन द शॉर्ट कट ASD को हम VSD को दिल का सराख आमतौर पे बोला जाता है, ये छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। PDA वो नाली जो पैदाश के बाद बंद हो जाती है, फेफड़ों को जाती है, वो बंद नहीं होती, उसको हम PDA पेटेंट डक्टस आर्टियोटस और कहते हैं। और TGA जो है ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरी। टॉफ जो है ये, इसकी ज़रा डिटेल बता दें टॉफ की। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, इसको कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट।
इसमें पुल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, पुल्मोनरी जो फेफड़ों के पुल्मोनरी फेफड़ों की जो नाली है उसके अंदर स्टेनोसिस क्या मतलब होता है, तंगी आ जाती है। VST होता है, दिल का सुराख होता है। राइट वेंट्रिकल जो है आपका, जो दायां, चूंकि देखें पुल्मोनरी स्टेनोसिस हो रहा है तो राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी हो जाएगी, दिल का दायां तरफ जिसमें गंदा खून होता है वो बढ़ जाएगा, और ग्रेटर देन 50% ऑफ अरूटा ओवरराइड ओवर VST, ये इसके मसाइल हैं। और हमने बड़ी मुद्दतों से हम बहुत सारा इस पे काम कर रहे हैं, जो कंजेनिटल आर्टरी डिजीज है। इसमें रेडियम एक ऐसी दवाई है, रेडियम जो दिल को सुराख को बंद करने की सलाहियत रखती है, रेडियम ब्रोमेटम। तो ऐसे बच्चों को हम 15 दिन बाद, वीक बाद रेडियम 30 की डोज देते हैं, और ये ट्रीटमेंट बड़ा लंबा होता है। हम लोगों को कहते हैं कि ये साल 6 महीने आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो दिल का सुराख है। अच्छा, इन बच्चों में एक बड़ा कॉमन फीचर है कि इनकी साइनोस हो जाते हैं, ये मतलब नीले होते हैं इनके नाखून, नीलाहट पाई जाती है। नीलाहट किस वजह से पाई जाती है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता इनका, उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता, जो गंदा खून है वो आपस में मिक्स होता रहता है। लिहाजा इन बच्चों को सांस की बीमारी, ये डायग्नोज ही मोस्ट कॉमनली होते हैं कि जी बच्चा मेरा सांस सही नहीं ले रहा और नीला हो जाता है, इनको बार बार निमोनिया का मसला होता रहता है। तो फिर हमने इसमें हमारे पास एक कॉमन मेडिसिन बहुत चलती है, वो है ओरोमेट। हमें एहसास ओरोमेट के इस्तेमाल का कहाँ से हुआ? वैसे तो ये शरियानों की या दिल की बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन हमारे एक बुजुर्ग दोस्त डॉक्टर नूर मोहम्मद दिल के सुराख में ओरोमेट का इस्तेमाल बहुत करते थे। और जब मैंने उनका वो पढ़ा जाके, उनके क्लिनिक पे लिटरेचर जो था उनका, या जो बुक थी उनकी, जो रजिस्टर था, तो उसमें दिल के सुराख में ओरोमेट कसरत से इस्तेमाल हुई थी। तो फिर भी हम भी पिछले 20-25 साल से ओरोमेट का इस्तेमाल जो है वो दिल के सुराख में हमने शुरू किया, और हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन हमने इसके साथ रेडियम ब्रोमेटम का इजाफा किया। रेडियम ब्रोमेटम मुझे भी हमें कहाँ से मिली, ये भी डॉक्टर नूर मोहम्मद के साथ एक हमारे बुजुर्ग दोस्त थे, मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था उनका, डॉक्टर जहूर साहब, उनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता था। तो वो मुझे कहते थे कि दवाइयों के दौरान गाए बगाए रेडियम का इस्तेमाल करना जो है वो दवाई की एफिकेसी को बढ़ा देता है और मर्ज की शिद्दत को कम करता है। और वो ये कहते थे कि नूर मोहम्मद के यहाँ भी रेडियम का कसरत से इस्तेमाल होता था। और जब आपने रेडियम को पढ़ा होगा, और मैंने भी पढ़ा, और मैं रेडियम को बेतहाशा बेशुमार जगहों को इस्तेमाल करता हूँ। हम कैंसर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, हम एज ए रिकरेंट इंटरकरेंट मेडिसिन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ कहीं आपकी दवा काम करना छोड़ देती है, या आपने बहुत सारी दवाइयाँ दी तो काम नहीं करती, तो रेडियम का खासा ये है कि ये तो ना तो दवा पे अपने असरात छोड़ती है, और ना कि दवा के असरात अपने ऊपर लेती है, बल्कि इसके असरात को ये तेज़ कर देती है। और बाज़ दफ़ा मैंने ये देखा है कि हमने बहुत सारी दवाइयाँ दी और उन्होंने काम नहीं किया, तो हमने रेडियम का जब इस्तेमाल किया तो ये दवाई पिक भी करती है बॉडी से, आपकी जो असल रेमेडी होगी ना उसको बॉडी से खुद उठा भी लेती है। तो रेडियम का एक भी है, और रेडियम हम और बहुत सारी जगह पे। तो दिल के सुराख में मैंने कसरत से इसका इस्तेमाल किया रेडियम का, और रेडियम ने बहुत फ़ायदा दिया। न सिर्फ प्रोलैप्सिस के केस से हम आते हैं, उसके अंदर वॉल्व के और सारे इस तरह के जितने भी वॉल्वल डिजीज़ हैं, हार्ट की बहुत सारी डिजीज़ हैं,
जिसमें मैं रेडियम कसरत से इस्तेमाल करता हूँ, और इसमें हम लेक्सिस का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और लेक्सिस भी जो है वो भी आपको ब्लूइश मिलेगी, ब्लूइश मिलेगी, लेक्सिस की स्किन आपको ब्लूइश मिलेगी। तो ये लेक्सिस जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करती है। हार्ट के अंदर जो रुकावटें होती हैं, आर्टरीज के अंदर जो रुकावटें होती हैं, तो ये बहुत कारआमद दवा है। और हमारे जो दिल के जो हैं ASD, VSD, या हमारे पास जो दूसरे दिल के अमराज हैं, स्टेनोसिस है, वॉल्वर डिजीज़ हैं, उसमें भी मैं लेक्सिस का बहुत कसरत से इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि जो इसको हमने कहाँ से पढ़ा, इसको हमने वहाँ से पकड़ा कि इसके अंदर घुटता है, मतलब, लेकिन इसकी बड़ी पैथोलॉजी है। जो दम घुटने वाली पैथोलॉजी मैं आपको बताऊँ ना, एक सिम्टम है। तो फिर जब हमने इसको काम किया कि सांस क्यों होता है, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी आर्टरीज के अंदर, रुकावट होगी, तो ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन आप कहाँ से लेते हैं ना, ब्लड से लेते हैं ना, हीमोग्लोबिन से आप ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, कि स्टेनोसिस हो जाएगा, आर्टरी में तंगी आ जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी बॉडी के अंदर। तो ये क्या हो, सफोकेट करता है पेशेंट। अक्सर कार्डियक पेशेंट को क्या होता है कि मैं चलता हूं तो मेरा सांस फूलता है, मेरा खाना खाता हूं तो मेरा सांस फूलता है। तो पकड़ा तो हमने ये था, जब हमने इसकी पैथोलॉजी लेक्सिस की देखी, तो फिर लेक्सिस की तो पैथोलॉजी बहुत बड़ी है। तो फिर हमने इस वजह से, बाद दफा आपको कोई रास्ता मिलता है कैसे आप चल पड़ते हैं, कोई क्रू मिलता है, कोई सोर्स मिल जाता है। तो फिर जब मैं तो लेक्सिस को इतना पढ़ा, इतना स्टडी किया, तो हमने तो इसको सैकड़ों जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सैकड़ों जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसको ट्यूमर में इस्तेमाल करते हैं, हम वेरिकोज में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको ऑब्स्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, हम मेनोपॉज में बेतहाशा इस्तेमाल होती है। तो ये बेतहाशा बेशुमार जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। लेक्सिस बेसिकली जब पॉइजन बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, बॉडी परेशान होगी, एंजाइटी का शिकार होगी, और पॉइजन अल्टीमेटली क्या करता है, डेथ की तरफ ले जाता है। तो जो ही पॉइजन बॉडी से निकलेगा तो इंसान, इसकी एक सिम्टम जो है ना, उस पे मैं इसको सैकड़ों जगह लगाता हूं। डिस्चार्जेस एमोलोरेशन। पहली दफा आज से 15-20 साल पुरानी बात है, मेरे पास एक बंदा जो है ना, कमर दर्द का ठीक नहीं हो रहा। तो एक दिन वो कहता है, डॉक्टर साहब, मैंने उसको अपनी कमर दर्द की, मेरे पास बड़ी रेंज है, हम देते हैं बड़ी बेतहाशा दवाइयाँ जी, रूटा, कलकेरिया फास, आर्निका, रस्टॉक्स, जितनी भी थी, उसको फर्क ना हो। मुझे कहता है जी जब मुझे मोशन लगते हैं ना तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो मुझे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा यार मैं इसको लेक्सिस क्यों ना दूं। मेरा उस वक्त क्लिनिक पीछे होता था, मैंने लेक्सिस 1 में इसकी दी, असल की पुड़ियाँ बना के दे दी। अगली बस बस क्या जी कमाल है, ये दवाई आपने मुझे पहले कभी नहीं दी, मैं तो ठीक हो गया। तो लेक्सिस डिस्चार्ज, मैं कहता हूँ कैंसर है तो वो भी ठीक कर देगी। हमने इससे बड़े बड़े बॉयल्स का बंकल ठीक किए, फोड़े ठीक किए, स्किन की खारिश ठीक की। जो कहते हैं मैं खारिश करता हूँ, डिस्चार्ज होता है, सुकून होता है, वहां भी हम लेक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। ये बंद कमरों में भागने के बाहर बंदा कोशिश करता है, क्या ओपन निकलने की कोशिश, ये इसका खासा है। सफोकेशन, हीट, हॉट फ्लैशेस, पाँव का, हाथों का जलना, गर्मी में लेक्सिस, मतलब आप उसको डिस्चार्जेस, एमोलोरेशन, नींद से पहले, नींद के बाद तकलीफात का बढ़ना,
तंगी महसूस करना, सफोकेट करना, ये 4-5 चीज़ें या 4 चीज़ें अगर लेक्सिस की उठाए ना तो लेक्सिस आपको हर जगह आपके साथ चलेगा। ये ऐसा पॉइजन है जो सांप के मुंह में है तो इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा है, और ये अगर डॉक्टर के हाथ में है तो ये उसके लिए ज़िंदगी की अलामत है। तो लेक्सिस बेशुमार जगह मैं इसका जिक्र करता हूँ। तो लेक्सिस दिल में बड़ा रोल है, इसका बड़ा अहम रोल है। और दिल एक ऐसी चीज़ है कि जो बंद हो जाए तो डेथ है। स्नेक पॉइजन क्या करता है? दिल को सीज कर देता है, कार्डियक फेलियर करता है। कार्डियक फेलियर करता है। तो आप इसमें थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि फैमिली के अंदर कॉन्जेनिटल कोई डिजीज, कोई और भी डिजीज है, तो आप इस यहाँ कार्सिनोसम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर है चूंकि, तो आप इसमें एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोट्रिक है तो मेडोरिनम का। और यहाँ एक और दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी बहुत बड़ी दवाई है, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। हम जहाँ रिजिडनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है, यहाँ हमें मसल्स को ताकत देनी होती है, स्ट्रेंथ देनी होती है, वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये दिल में बहुत हेल्पफुल है। और इसकी दोस्ती बड़ी है लेक्सिस के साथ। लाइको लेक्सिस भी यूज़ होती है, लेक्सिस लाइको भी यूज़ होती है। तो इसके साथ मिल के इसका बड़ा अच्छा रोल बढ़ता है। ऑरोमेट का मैं जिक्र कर चुका हूँ। ऑरोमेट बहुत बड़ी दवाई है और दिल के तमाम अमराज में इसका रोल है। उसके बाद एक और दवाई है लारोसिरोसिस। लारोसिरोसिस के अंदर भी सांस की तंगी पाई जाती है। यह भी साइनोस होता है, नीलाहट आती है, बच्चा इसके सांस फूलता है। और दिल की बीमारियों के अंदर जहां सांस फूलना आपको नजर आता है, चाहे वो बड़े हैं या छोटे, लारोसिरोसिस कभी फेल नहीं होती। आपको मरीज आके कहेगा नहीं डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी है ना, मेरा सांस उससे बहुत अच्छा हो गया। तो हम अपने दिल के मरीजों को, जो बच्चे हैं हमारे ASD VSD को, उनको बाकी इलाज के साथ जहाँ तंगी तनफ़्फ़ुस हमें मिलता है वहाँ हम लारोसिरोसिस साथ उसको 200 की एक डोज डेली दे देते हैं। और इससे हमारे बेशुमार बच्चे समझ जाते हैं। स्पाइजेलिया एक और दवाई है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवाई है। इसका एरिया बहुत वसी है। ये पेट के कीड़ों से लेके दिल की पल्पिटेशन, जिसको टैकाकार्डिया कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। ये स्टैमरिंग की बड़ी अच्छी दवाई है, जो बच्चों के बोलने स्पीच प्रॉब्लम आता है। और अगर रेपर्टरी आपके खोल दें तो जहाँ स्टार्टिंग पे बच्चा रोकता है, सेंटेंस बोलने से पहले, वर्ड्स बोलने से पहले रुक जाता है, मतलब कोई वर्ड बोलेगा वहाँ रुकेगा, एक ही दवाई लिखी हुई है स्पाइजेलिया। तो स्पाइजेलिया को हम बेशुमार जगह यूज़ करते हैं। बच्चों के कीड़ों में यूज़ होती है, दिल की धड़कन में इसका बड़ा रोल है, और इसका बोलने में बड़ा रोल है, और बहुत बड़ी दवाई है। तो इस एरिया में हम स्पाइजेलिया का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो लेक्चर है उसमें मैं कोई 60-70 दवाइयाँ गिनवाई हुई हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इस एरिया में ये दवाइयाँ फोकस करेंगे, मतलब आप रेडियम लाइको ओरोमेट का इस्तेमाल हम तो अमूमन इस तरह करते हैं, रेडियम 30 की दे दी, लाइको 1M दे दी, ओरोमेट 1M दे के 30-15 और साथ लारोसिरोसिस ऐड कर दी। तो मैं तो इसी दवाई से आपके जो दिल के कंजेनिटल डिजीज़ हैं वो बेशुमार डिजीज़ ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट ड्रे माइलस्टोन।
ड्रीम माइलस्टोन कंजेंटली भी है, इस पे हमने बड़ा फोकस किया है। इसमें हमने ये देखा कि ब्रेन के अंदर दो मैटर्स हैं, एक वाइट मैटर है और एक ग्रे मैटर है। अगर आप वाइट मैटर और ग्रे मैटर को स्ट्रेंथन करना जानते हैं, उसको पावरफुल करना जानते हैं, तो आप हर किस्म के ड्रीम माइलस्टोन को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। अब उसमें हमने दो बड़ी दवाइयां फोकस की हैं, बहुत दो बड़ी दवाइयां। एक है कल्केरिया फॉस और एक है ब्राइटाकार्ब। ये दोनों वाइट मैटर और ग्रे मैटर को पावरफुल करती हैं, उनके अंदर ताकत लाती हैं। और इसके साथ जो तीसरी दवाई आती है वो है ऑरामेट। यह भी वाइट मैटर के अंदर ये बड़ी साइंटिफिकली और पैथोलॉजिकली हमने अप्रोच ली हुई है। ये हमने सिम्टोमेटोलॉजिकली अप्रोच यानी ली, हमने पैथोलॉजिकली अप्रोच लिया और ये हमने हजारों बच्चों पे प्रूव्ड किया हुआ है। हजारों बच्चे जो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी का शिकार होते हैं, इसको ल्यूकोडिस्ट्रॉफी भी कहते हैं, उसमें कल्केरिया फॉस और ब्राइटाकार्ब और ऑरामेट का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें कल्केरिया कार्ब भी आती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कॉमनली कल्केरिया फॉस, ब्राइटाकार्ब, ऑरामेट यूज होती है। और इसके साथ हम मैथमेटिकली हम इसको डील करते हैं कि साइकोट्रिक है तो मेडोरिनम दे दी, ट्यूबरकुलोसिस है तो बेसिलिनियम या ट्यूबरकुलोनियम दे दी। तो हमारे बेशुमार जो बच्चे हैं ड्रीम माइलस्टोन के, वो बेहतर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बल्कि बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल चलना बोलना उनका बड़ा मुश्किल था, वो अब स्कूल गोइंग है। इसमें एक और बड़ी हमारे पास दवाई है जो हर किस्म की लर्निंग, जी सर, लर्निंग बच्चे को लर्निंग सिखाती है, मतलब बोलना, चलना, समझना। वो है गैरिकस। तो यहाँ जो बच्चे सही बोलते नहीं, चलते लेट हैं, ट्रेमर करते हैं, सही वो नहीं करते, तो उन्हें हम गैरिकस का बड़ा कसरत से इस्तेमाल करते हैं। गैरिकस ड्रीम माइलस्टोन में और बहुत सारी भी दवाइयाँ हैं, मसलन टेनम भी है, कल्केरिया कार्ब है, नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर भी चलना सिखाती है बच्चे को। कल्केरिया कार्ब है। कल्केरिया कार्ब तो बहुत बड़ी दवाई है। ये आपको, अगर आपको इसका फीचर आपको पता है, हम इसके पाँव ठंडे, सर गर्म, सर के पसीने, हमने ज़्यादा इसको, आप ये चीज़ें आप अगर जानते हैं तो इस दवाई को इतना खुलती जाती है ये कि आम बुखार से लेके ये ब्रेन ट्यूमर तक ठीक करती है कल्केरिया कार्ब। इतना बड़ा, आप देखें ये की नोट्स है, इसका की नोट्स। अगर आप किसी दवाई का की नोट जानते हैं, उसकी की जानते हैं, उसकी चाबी जानते हैं, उसको समझते हैं, बहुत सारा उसको दवाई करने का, इसको हम कहते हैं सोल ऑफ ड्रग्स। एक एक दवाई की 1000, 1200, 1500 सिम्टम प्रूव्ड हुई हैं, लेकिन आप उसकी कुंजी, उसकी चाबी अगर आपके हाथ में आ जाती है, फिर उठाएं उसको जहां मर्जी लगाएं। जैसे लेक्सिस की आपको चाबी पता चल गई, आपको स्लेशिया की चाबी पता चल गई, आपको कल्केरिया पता चल गया, आपको ऑरामेट पता चल गया,
आपको गैरिकस पता चल गया, आपको पल्सरटीला का पता चल गया, आपको फास्फोरस का पता चल गया, तो ये जितनी बड़ी बड़ी दवाइयां अगर आप इनको पढ़ेंगे तो जिस्म के हर हिस्से का ये आता करती फिरती नजर आएंगी आपको। लेकिन उसके कुछ की पॉइंट्स होंगे जिसको आप पकड़ेंगे। जैसे ब्रायोनिया का क्या खास है? मूवमेंट से अलामात बढ़ जाना, ड्राइनेस, प्यास। यार आप हार्ट प्रेशर, एमोलरेशन, 3-4 चीजें अगर आप उसकी समझ जाते हैं तो ब्रायोनिया को उठा उठा के जहां मर्जी मारे आप, वो आपको नाकाम होने नहीं देगी। रोस्टॉक्स चलने से अफाका, मूवमेंट से अफाका, उठा के जहां मर्जी ले जाएं। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, बड़ी अद्वियात है। मैं आपको ऐसे बेशुमार क्लिनिक बता सकता हूं जो बहुत अच्छे खासे मरीज देखते हैं, दवाइयां 25-30 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन पे उनकी ग्रिप होती है। और मैं ये कहता हूं कि अगर ये 25, 30, 40, 50 मेडिसिन की आप पे अगर ग्रिप हो जाती है और साथ आपको मियाज़मेट्रिन पे ग्रिप हो जाती है, आप हर तरह के केस को यूं निकालते जाएंगे, यूं कोई केस नहीं फंसता। मियाज़म पे ग्रिप डाल लें, वो 40-50 मेडिसिन पे ग्रिप डाल लें। लेकिन इनको पढ़ें, इनको समझें। आप इसको जब फ्रैंकटन में पढ़ेंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप कैंट लेक्चर पढ़ेंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप काशीराम को पढ़ें, बोरेक को पढ़ें, आपको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप एलेंस को पढ़ें आपको और मजा आएगा कि बहुत सारे फीचर इन्होंने सारों ने कॉमनली लिखे होते हैं। हमारी जो कामयाबी है उसमें यही है कि हमने ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन की बड़ी गर्दान की है, इसको बड़ा खंगाला है, और कोशिश हमने ये की है कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ दवाई हमारे आ जाती है कि उसका फंक्शन क्या है और उसको हम कैसे पकड़ते हैं, उसको हम कैसे पकड़ते हैं, और फिर हम उसको जाके उठा के जहां मर्जी इस्तेमाल करें। ये ऐसी बड़ी दवाइयां हैं, ये देखें ना, लेक्सिस स्नेक पॉइजन से इसका तल्लक है, पर्सटीला प्लांट ग्रुप से बड़ी दवाई है, फास्फोरस मिनरल ग्रुप की बड़ी दवाई है, कल्केरिया फास आपकी मिनरल ग्रुप की बड़ी दवाई है, कल्केरिया कार मिनरल ग्रुप की बड़ी दवाई है, बहुत सारे पॉइजन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे। तो आप इसकी नेचर को, इसको जब समझेंगे तो हमें बड़ा आप इंजॉय भी करेंगे अपनी प्रैक्टिस को, और आपका क्यूरेटिव रेशियो भी बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेरिब्रल पॉलिसी, ये जो दवाइयां मैंने व्हाइट मैटर की आपको डिस्कस कराई है ना, ये उठा के यही सेरिब्रल पॉलिसी में आ जाएंगे, यही सेरिब्रल पॉलिसी में आ जाएंगे। लेकिन हम इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करेंगे। मतलब कल्केरिया फास, कल्केरिया कार, ब्राटा कार, ये ओरामेट, ये सेरिब्रल पॉलिसी की बड़ी एहतियात में इसका शुमार होता है। सेरिब्रल पॉलिसी में नक्स वमीका का भी बड़ा इस्तेमाल होता है। जहां बॉडी स्पोस्टिक आ जाती है, उसके अंदर खिंचाव आ जाता है, वहां नक्स वमीका उसको रिलैक्स करता है। नक्स वमीका नर्वस सिस्टम को, न्यूरोलॉजी पे इसका बड़ा दौर है, और फिट्स की बड़ी दवाई है नक्स वमीका। नक्स वमीका का भी तल्लक पॉइजन ग्रुप से है, और ये पॉइजन मार देता है इंसान को। तो नक्स वमीका हम अगर शॉर्टली जब बच्चों को दौरे पड़ रहे होते हैं तो हम नक्स वमीका, बेलाडोना हम रिपीटेड डोजेस में देते हैं, बार बार देते हैं, दौरे रुक जाते हैं। स्पोस्टिसिटी को नक्स वमीका बड़ा रोकता है। क्यूप्रोमेट, लाइकोपोडियम, जो कमान की तरह बच्चे खड़े होते हैं सेरिब्रल पॉलिसी के, लाइकोपोडियम है। सिक्यूटा है, और स्टिकनियम एक दवाई है। क्यूप्रम, स्टिकनियम, स्क्यूटा, लाइकोपोडियम,
नक्सवमिका, ये सारे बच्चों के अंदर जो अकड़ाव आता है, अकड़ाव, सख्ती, ये उसको नर्म करती हैं और ये सेरिब्रल पॉलिसी का खासा है। और इसमें अंदर आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपने ट्रॉमा की हिस्ट्री को भी कंसीडर करना होगा कि कहीं बच्चे को कहीं इंजरी तो नहीं हुई, तो उसमें फिर आप इसी स्पॉस्टिसिटी को, रस्टॉक्स बहुत अच्छा करती है, इसी स्पॉस्टिसिटी को हाइपेरिकम बहुत अच्छा करेगी, आर्निका बहुत अच्छा करेगी। फिर हेड इंजरी में और भी आगे हम चले जाते हैं कि नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल होता है, फिर ओपियम का इस्तेमाल होता है, फिर पिट्यूटरी का इस्तेमाल होता है, आर्निका का इस्तेमाल होता है। हाँ जी, हेड इंजरी की बहुत फिर दवाइयाँ आ जाती हैं, मसलन आर्टिमिशिया वल्गैरिस हेड इंजरी है, आर्निका रस्टॉक्स हाइपेरिकम हेड इंजरी है, नेट्रम सल्फ हेड इंजरी है, सेक्यूटा हेड इंजरी है, मिलीलोटस हेड इंजरी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हेड इंजरी है। हेड इंजरी की बहुत सारी दवाइयां हैं। मिलीलोटस को पढ़े देखेंगे, आर्टिमिशिया को पढ़ेंगे, सेक्यूटा, ये मैन हेड इंजरी की वजह से फिट्स जो पढ़ते हैं, इसकी बड़ी दवाइयों में इसका शुमार होता है। तो सेरिब्रल पॉलिसी, दुनिया में यह कहा जाता है कि सेरिब्रल पॉलिसी ठीक नहीं होती, लेकिन होम्योपैथी वाइज एक साइंस है जो सेरिब्रल पॉलिसी ठीक करने की सलाहियत रखती है अगर आपको इन अद्वियात पे ग्रिप है। और इसके साथ आप मियाज़मेटिक जो हमारी मेडिसिन है, मसलन सिफलिनियम है, मेडोरिनम है, कार्सिनोसन है, बेसिलिनियम है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिजल्ट, एक्सरे है, रेडियम है, तो आपके रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मेरा ये बड़ा सब्जेक्ट है, स्पेशल बच्चे 95 ऑनवर्ड्स हम इस पे काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने होम्योपैथी में स्पेशल बच्चों को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, स्पेशल बच्चों के इलाज को हमने इंट्रोड्यूस कराया। बगारना स्पेशल बच्चों को हाथ नहीं डाला जाता था और ये सफ़र बहुत लंबा है, 25-26 साल का ये सफ़र है। बेशुमार दवाइयाँ हमने इस्तेमाल की, ट्राई की, और हमारे दोस्त हैं एजाज अली साहब कहते होते हैं कि ये टेस्टेड दवाइयाँ हैं, टेस्टेड, ये टेस्टेड मेडिसिन है जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये टेस्ट होने वाली नहीं है, ये टेस्टेड हैं। ये कसरत से इतने 15-20 हज़ार बच्चों पे इस्तेमाल होके टेस्ट हो चुकी हैं, जो हम आपके सामने गो के कोई दवाई हमने किस अंदाज से पकड़ी है, कोई दवाई हमने किस अंदाज से पकड़ी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं था हमारे उस पे। पहले हमसे पहले किसी ने किसी छोटे मोटे किसी उस पे काम किया हुआ, लेकिन इतना 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 काम किसी ने किया हुआ नहीं था जितना स्पेशल बच्चों पे हमने काम किया, किसी ने नहीं किया हुआ था। लिहाजा हम बेशुमार इस पे काम करते करते कॉजेज ये वो पकड़ते हुए फिर हम यहाँ आके पहुँचे, और ये वो अद्वियात हैं, ये निचोड़ है हमारी ज़िंदगी का और इतनी प्रैक्टिस का। ये कोई फ़लसफ़े की बुनियाद पे ये दवाइयाँ मैं नहीं आपको बता रहा, ये टेस्टेड मेडिसिन है, ये प्रूव्ड मेडिसिन है, ये बार बार इनका इस्तेमाल हुआ हुआ है, इनका बार बार इस्तेमाल हुआ हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं जी। कन्वर्जन या एपिलेप्सी, इसका पहले मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज, होता क्या है, ब्रेन के अंदर होता क्या है, फिट्स पड़ता क्यों है। वो जो हम कराते हैं ना ईईजी, वो क्यों करवाते हैं,
मैं थोड़ा सा ये लेक्चर हमारे ख़त्म, हम इस पे भी एक लेक्चर कराएंगे। मेरी अपनी बेटी वो जो है डॉक्टर कुलतुल्लाह को कहूँगा कि वो आपको EEG ज़रा समझाए कि EEG होती कैसी है, कैसे वेव्स अल्फ़ा बीटा ये आपस में टकराती हैं और फिर वो क्रैश होता है और फिर फिट्स पड़ता है। तो इस पे हम एक लेक्चर अरेंज करेंगे, एपिलेप्सी पे स्पेशल एक लेक्चर अरेंज करेंगे कि आपको वो समझाया जाए कि EEG होती क्या है और फिर फिट्स पड़ता कैसे है और इसमें कौन से केमिकल तो मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें 2 केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ब्रेन के अंदर। ये ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, ये फंक्शनल होते हैं। इनका काम क्या है? एक जो है जिसका नाम है गाबा, ये गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है कि जब ब्रेन ज्यादा एक्साइट हो जाता है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा जो है ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट क्या करता है? ब्रेन के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करता रहता है, एक्साइट करता है, उसको इरिटेट करता है, उसके अंदर एक इर्तहाश पैदा करता है, उसके अंदर हरकत पैदा कराता है। ये एक नॉर्मल मूवमेंट कराना इनका फंक्शन है कि वो अगर इर्तहाश, उसके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है तो इनहिबिटरी जो है गाबा उसको फौरन तेज ज्यादा पैदा होगा और उसको कंट्रोल करता है। यूं ऊपर गया ये नीचे लाएगा, ये ऊपर गया ये इसके। तो होता ये है कि ये केमिकल रिएक्शन क्यों तेज होता है कि जब स्ट्रेस आएगा ब्रेन पे, मतलब इंजरी आ जाती है, तो स्ट्रेस आ गया तो एक्साइट वाला ब्रेन को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, उसके अंदर ताश पैदा करेगी, मतलब उसको एक्साइट करेगा। अब वो तेजी से एक्साइट करेगा। जैसे आप पे देखे ना कोई हमला हो जाता है तो आप यूं बचते हैं, तेजी से आपके रिफ्लेक्सेस काम करने शुरू कर देते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं, जल्दी आग से बचो, उससे वार से बचो। तो ब्रेन को एक्साइट करता है कि ये कोप करे, मुकाबला करे। तो वो एक्साइटिंग जो एलिमेंट है वो जब ज्यादा तेज हो जाएगा तो क्या होगा? ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स वो आपस में टकराएंगी और फिट्स पैदा होगा, कन्वर्जन पैदा होगा, सीजर पैदा होगा। ये बेसिकली एक इसका मैकेनिज्म है। आपको डर से भी हो सकता है ये जैसे हमने शुगर में बताया था ना कि ये एक एलिमेंट है कि जो जिसको कहते हैं वो इंसुलिन है, वो शुगर को कंट्रोल करती है। और इसके अपोजिट एक और ग्लूकागॉन है, वो उसको जब बॉडी पे क्राइसिस आ जाता है तो उसको वो समझता है कि शुगर कहीं कम ना हो जाए तो वो शुगर को तेज कर देता है। तो ये सारे जब ब्रेन पे क्राइसिस आते हैं तो ये एक नॉर्मल रूटीन से हट के इनके फंक्शन शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको मैकेनिज्म समझना बड़ा जरूरी है कि आपसे कोई सवाल ही कर पड़ता है कि यार ये होता क्या है, फिट्स पड़ता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके बेशुमार वो कम हो जाते हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। उनमें से वो 12, 14, 15 जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें से एक जो है, 2 ये है जिनका फंक्शन ये है, गाबा। और अब बच्चा जो बचपन में जब पैदा होता है तो कहा जाता है कि इसके पास रोशनी होनी चाहिए, इसको कंपनी दें। बच्चा जब डर जाता है तो फिर भी उसको क्या होता है, यही मैकेनिज्म डेवलप होता है अंदर, फिर उसको फिट्स पड़ता है। और जब एक दफा फिट्स पड़ना शुरू हो जाए, आओ जी आगे आ जाओ। जी आ रहा जी, ठीक है जी, जगह है उधर। तो बेसिकली इस मैकेनिज्म को समझना बड़ा जरूरी है और ये साइंटिफिकली समझना बड़ा जरूरी है कि जब इंसान को फिट्स पड़ता है
तो उसमें कौन सा केमिकल है जिसके रद्द अमल होता है, जिसकी एक्टिविटीज तेज होती है, उसकी वजह से फिट्स पड़ता है। वो क्या है? वो ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटरी केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ब्रेन पे प्रेशर आएगा तो ये एक्साइट करेगा, और ये ज़्यादा एक्साइट करेगा तो अल्फा बीटा जो वेव्स चल रही हैं वापस में टकराएंगी तो फिट्स पड़ जाएगा। तो नेचर ने इसको रोकने के लिए एक और जो है केमिकल बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर रखा, गाबा, जो उसको फौरन नीचे ले आएगा। फौरन उसको, जैसे झगड़ा होता है ना, तो आपका कोई दोस्त हो, साथी साथ हो, तो वो फौरन रोकने की कोशिश करेगा, नहीं यार छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बंदे का दिमाग खराब हुआ होता है ना, तेजी में आया होता, तो साथ ही भी एक और एलिमेंट पैदा हो जाता है वहां पे, वो कहता नहीं यार बस कर बहुत हो गया, रुक जा। एक एक्साइटरी है, दूसरा इनहिबिटरी होते हैं। तो इंसान दोस्त जो होते हैं लोग, वो क्या कहते हैं? फसादात को कम करते हैं। और ये क्या हुआ? ब्रेन के अंदर एक फसाद पैदा हो गया है। वो चोट की वजह से हो गया, वो डर की वजह से हो गया, वो ब्रेन के अंदर ट्यूमर आ गया, कोई इन्वेडर आ गया, कोई बाहर की चीज आ गई, कोई बुखार, हाई ग्रेड फीवर आ गया, तो ये एक्साइट कर जाएगा, उसको खतरा लाक हो जाता है ब्रेन को कि अब कोई गड़बड़ शुरू हो गई है। और ब्रेन अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, ब्रेन के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उसको वो एक्साइट करा देता है, उसको तेज करा देता है। तो ये मैकेनिज्म बड़ा जरूरी है समझना। और इसकी कॉजेज बहुत सारी हो सकती हैं। मैंने कहा कि अगर सर पे चोट लगने से एपिलेप्सी हो जाती है तो क्या आर्टिमिशिया वेलगैरिस है, फिर सेक्यूटा है, मिलीलोटस है, रोस्टॉक्स है, हाइपेरिकम है, बेशुमार दवाइयाँ हैं जो सिर्फ सर की चोट की वजह, क्राइसिस की वजह से, इंजरी की वजह से। इस तरह बच्चा डर जाता है, बच्चा डर जाता है। जैसे मैं कह रहा था कि जी बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करते हैं कि उसको वो डरने की वजह से ये एलिमेंट एक्साइट कर जाते हैं। तो क्या कहता है, उसको कंपनी दी जाती थी, उसके कमरे में रोशनी रखी जाती है, उसको कोई ना कोई कंपनी दी जाती है। सिर्फ बच्चे का चूंकि ब्रेन जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है तो वो कमज़ोर होता है, उसका वाइट और सफ़ेद जो मादा वीक होता है, तो उसको फिट्स पड़ने का खतरा होता है। तो एपिलेप्सी की तो बहुत सारी वजूहत हैं। मेनिंजाइटिस में फिट्स पड़ सकता है, सीजर आ सकता है। वो भी क्या होता है, ब्रेन के अंदर क्राइसिस आ गया, ब्रेन के अंदर एक इन्फेक्शन आ गया। तो ब्रेन के जो मेंजीज होती हैं, जो छोटे छोटे उसके खुलिए होते हैं, उनके अंदर जब सोजश आ जाएगी तो फिर भी एक्साइटरी एलिमेंट बढ़ जाएगा, फिर भी ग्लूटामेट की मिकदार तेज हो जाएगी ब्रेन को सेव करने के लिए, तो फिर भी फिट्स पड़ सकता है। हाई ग्रेड टेम्परेचर में ऐसा होता है। फिर ट्यूमर ब्रेन के अंदर तो स्ट्रेस आता है, तो उसको हम कॉजेटिव फैक्टर के हिसाब से डील करेंगे कन्वल्शंस को। तो जनरली कन्वल्शंस की जो मेडिसिन हैं, मैं बात हमारे पास लोग आते हैं कि जी मेरे वालिद साहब को भी फिट्स पड़ते थे, मुझे भी फिट्स पड़ते हैं, या वालिद साहब को भी टीबी थी, मुझे टीबी है, उसकी वजह से भी फिट्स हो सकते हैं। ब्रेन का वाइट मैटर जो है, ग्रे मैटर वीक हो सकता है, तो उसकी वजह से भी फिट्स पड़ सकते हैं। तो कार्सिनोसिन उसको ब्रेक करेगी। इसलिए हम हिफ्ज़े माद-ए-कदम के तौर पर भी कार्सिनोसिन का इस्तेमाल इसलिए कर बैठते हैं कि बाज़ दफ़ा लोग इनोसेंट होते हैं, वो आपको पूरी हिस्ट्री नहीं देते, वो पूरी हिस्ट्री आपको नहीं देते, तो लिहाजा उसको भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट तो ये एक बड़ा वसी है, क्योंकि मैं इसको एक अलग लेक्चर के तौर पे भी हम करेंगे। कई दफ़ा मैंने शायद इस पर बात भी की, लेकिन चूंकि हम 1 से 12 साल के एरिया को कर रहे हैं तो उसमें ये आएंगे फिट्स आपको। मैं करता हूँ, बुखार की भी करता हूँ। कोई गड़बड़ है सर?
नहीं, रोड तो खुला है ना। अच्छा, रोड तो खुला है ना। जो फिट्स पड़ेगा ना जी, मोस्ट कॉमन जो बुखार में फिट्स, हाँ जी, ब्रेन, आप देखिएगा ना बच्चों को जब बुखार होता है तो उनके पाँव ठंडे होते हैं, सर गर्म होते हैं। तो बुखार क्या, ब्लड कंजेशन हेड की तरफ ज़्यादा हो जाती है। और वो बहुत कॉमन जो वो फिट्स है ना, वो बेलाडोना का होता है। उस वक्त आप उसको बेलाडोना का इस्तेमाल कराएंगे तो उसका फिट्स, लेकिन कॉजेटिव फैक्टर अगर कोई और है तो उसको भी आपको एड्रेस करेंगे। लेकिन बहुत कॉमनली आपको बेलाडोना वहाँ मिलता है, और अगर बेलाडोना कहीं फेल होती है तो कलकेरिया कार्ब आपको मिलेगा। स्टामोनियम इसमें बड़ी दवाई है, फिट्स में कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवाई है। डर खौफ इसके अंदर बहुत पाया जाता है, और स्पेशली इसके फिट्स जो हैं वो रात को ज़्यादा पड़ते हैं। अंधेरे में, रात के फिट्स, अंधेरे के फिट, नींद के फिट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और हमारे पास ये कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवाई है। एगेरिकस बेसिकली इनवॉलंटरी मूवमेंट आ जाती है, और कन्वर्जन, इनवॉलंटरी मूवमेंट, ट्रेमर, राशा, हाथों का कांपना, चलना नहीं, ये इसकी बड़ी दवाई है। और इसके फिट्स मोस्टली दिन को ज़्यादा होंगे। स्टामोनियम के रात को ज़्यादा होते हैं, एगेरिकस के दिन के ज़्यादा होते हैं, और ये दो एक दूसरे के साथ मिलके काम भी बड़ा अच्छा करती हैं, स्टामोनियम, एगेरिकस। इसमें एक और दवाई आपको नजर आएगी, आर्टिमिशिया वल्गैरस। आर्टिमिशिया वल्गैरस भी फिट्स की बड़ी दवाइयों में शुमार होता है, और मोस्ट कॉमनली ये भी जो है ये उस इंजरी कॉज पे ये बहुत अच्छा काम करती है, उस पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कलकेरिया कार्ब का भी जिक्र है, और कलकेरिया कार्ब की मैंने बताया कि ये अगर आप इस कलकेरिया कार्ब को समझते हैं, और हमने तो बड़ी इसकी बहुत ही मतलब की सिम्टम इसकी हमने पकड़ी हुई है, की नोट जिसको आप कह सकते हैं। इसकी जो चाबी है वो ये है कि हाथ पाँव ठंडे होंगे, सर गर्म हो, और वाइल स्लीपिंग, ड्यूरिंग स्लीप इसके सर पे स्वेटिंग होगी। तो आप इसको बुखार से लेके ब्रेन ट्यूमर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिट्स, जिन बच्चों के सर के पसीने आते हैं, स्पेशल सर्दी भी अनकवर्ड सर हो तो सर पे पसीना होगा, कलकेरिया कार्ब कभी फेल नहीं होती। और बेलाडोना की ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है और कुरानिक भी है। हमारे पास एक और दवाई आती है जो है बुफो। बुफो जो है, ये जो बच्चा 12 साल गुजार जाएगा, चाहे इसके पहले के फिट्स मौजूद हैं, पैदाशी फिट्स मौजूद हैं, लेकिन जब 12 साल ये गुजार जाएगा तो फिर बुफो का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। मेरी प्रैक्टिस में यह है क्योंकि हमें इसकी कॉजेटिव फैक्टर जो है वो मास्टरबेशन मिलती है, लेकिन 12 साल के बाद मर्द के अंदर, मेल के अंदर सेक्सुअली जो हार्मोन्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग एरिया है। मैंने इसको ये देखा कि अगर मास्टरबेशन की हिस्ट्री नहीं भी है, इस एरिया के फिट्स को फिर भी ये रोकती है। कंपल्सन है इसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज की, और ये अक्सर सेक्सुअल एक्टिविटी एक्सेस करता है तब भी मसाइल हैं। ये सेक्सुअल एक्टिविटी रोकता है, सप्रेस करता है तब भी मसाइल। आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि ये मास्टरबेशन की हिस्ट्री पे कन्वर्जन की दवाई है, लेकिन ये मोशन सप्रेस करने की भी दवाई है कि अगर उसको मास्टरबेशन की ख्वाहिश पैदा होती है और वो नहीं करता, उसको रोकता, तो फिट्स तब भी पड़ सकता है। तो ये बेसिकली ये 12 साल और 18 साल का जो एरिया है, इसमें बड़ी करामत दवाई है। हमारे पास बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा जो मेरे साथ कैंप में काम करते हैं, कि वही दवाइयाँ जो नीचे काम कर रही होती हैं, जब 12 साल, 13 साल, 14, 15 साल में दवाइयाँ काम करना छोड़ जाती हैं।
वहां बुफो ऐड कर देते हैं, तो फिर पेशेंट सेटल हो जाता है। हालांकि वो नॉर्मल बच्चा है, जरूरी नहीं होता कि वो मास्टरबेशन कर रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट है। बुफो का काम है एक्साइटमेंट को रोकना, बेसिक जो इसकी फिलॉसफी है। काशीराम लिखता है ना उसमें कि ब्राजील की औरतें अपने मर्दों को चाय में बुफो डाल के देती थी कि एक्सेस ऑफ सेक्स डिजायर्स को रोकने के लिए। तो ये इसका काम क्या है। और हमारी इस उम्र के जो बच्चे अब नॉर्मल हो जाते हैं, जो सही समझते बूझते नहीं हैं, जो ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देते हैं, जो अक्सर आपको छतों पे नजर आते हैं, गली कूचों में खड़े नजर आते हैं, उनकी भी दवाई बुफो है। ये क्या करती है, दिमाग को ठंडा कर देती है। आप हैरान होंगे कि मैंने कई मैदे के मरीज जिनको मैदे का दर्द नहीं जाता था, हमने उसको भी बुफो से ठीक किया। मतलब इस एरिया में आपने इसको फोकस करना है, इस एरिया में आपने इसको फोकस करना है। मटीरिया मेडिका में इसको लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन, सेक्सुअल अब्यूज। लेकिन हमारी प्रैक्टिस में यह है कि बुफो जो है ना एक्साइटमेंट को रोकता है। अब जरूरी नहीं कि आप मास्टरबेशन करते हो, जैसे कोनियम है वो एक्साइटमेंट को रोकती है, सेलेनियम है वो एक्साइटमेंट को रोकती है, सेलिकस नाइग्रा है एक्साइटमेंट को रोकती है, एस्टिलागो है एक्साइटमेंट को रोकती है, ओरिगेनम है एक्साइटमेंट को रोकती। कौन सी? स्टेफिस एगेरिया, वो भी इमोशनल सप्रेशन है, इस एरिया की बहुत बड़ी दवाई है। और स्टेफिस एगेरिया भी अल्टीमेटली सेक्स की तरफ जाता है, वो तमाम अपना गुस्सा सेक्स पे निकालता है, वो भी मास्टरबेशन की बड़ी दवाई है। स्टेफिस एगेरिया भी आपको इस इमोशन सप्रेशंस को रोकती है। ये इसी एरिया की दवाइयाँ। ये मैं डिटेल तो डिस्कस करूंगा जब मैं 12 से 18 में जाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एपिलेप्सी के अंदर इसका जिक्र आ गया, तो मैं थोड़ा सा इसलिए इसका, बाकी तो ये मेरा पूरा टॉपिक है। इसमें जो हमारे इमोशंस आएंगे 12 से 18 साल का एरिया जो बड़े मजे का एरिया है, उसमें हम इसको डिस्कस करें। इसमें एक और दवाई भी मैंने लिखी है, एलिबोरस। ये भी ब्रेन इन्फेक्शन जब आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस आ जाता है, इवन आपको सनस्ट्रोक हो जाता है, स्वेलिंग ब्रेन के अंदर आ जाती है, फिट्स पड़ता है, फिर एलिबोरस है। ये मेनिंजाइटिस में भी यूज हो जाएगी, ब्रेन के स्वेलिंग के अंदर, मेनिंजाइटिस के अंदर ये यूज होगी। इंडिगो, ये भी एक एपिलेप्सी की बहुत बड़ी दवाई है, और इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। नील, जिसको नील है ना, ये हाँ जी, नील है, तो इसका एपिलेप्सी में इसका भी बड़ा रोल है। स्पेशली काशीराम में तो उसने लिखा हुआ है कि कीड़ों के बारे में भी इसका। और एक और दवाई है कॉलीसल्फ। कॉलीसल्फ का मैंने पहले कभी जिंदगी में, सच्ची बात है, हमने इस्तेमाल नहीं किया था। और ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर उस्मान साहब, उसने इसका इस्तेमाल किया। कॉलीसल्फ ऊपर है, तो मैं पिछले कोई 6 महीने साल से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी एपिलेप्सी की बहुत बड़ी अच्छी दवाई है और इसने बड़े अच्छे केसेस ठीक किए। एक इसमें और दवाई हमने लिखी है हाइड्रोसेनिक एसिड, ये भी बड़ी काम की दवाई है। इसके फिट्स का ये खासा है कि जो ही फिट्स यूं खत्म होगा, फिट्स फिर स्टार्ट हो जाएगा, यूं खत्म होगा फिर यूं स्टार्ट होगा, यूं। और ये बच्चे 100-200 फिट्स इसके पड़ती हैं, 100-200 फिट्स इसके पड़ते हैं, और अल्टीमेटली ये बच्चे की डेथ करवा देगा, मार देगा बच्चे को। इसमें ये लिखा भी है और ये हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि ये बच्चे को मार देगा। तो जहां रिपीटेडली फिट्स आ रहे होंगे, आप हाइड्रोसेनिक एसिड से, और मैं काम भी इस पे बड़ा ही अच्छा करती है।
नेक्स्ट। असल में मैं चूँकि इस एरिया की जो डिजीज़ थी, मैंने ऑर्डनरी डिजीज़ की और मैंने स्पेशल बच्चों की, मैं क्या थोड़ा थोड़ा आपको हाथा हो जाए, लेकिन हम इसको अलग भी करेंगे, लंबी डिटेल है। टच करने से, टच, आवाज़, साउंड, नेट्रम कार्ब, नेट्रम कार्ब, धमाके की आवाज़, शोर से, टच से, यूं, नेट्रम कार्ब। आज हमारे पुराने दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं, तारक साहब, जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो ये मैंने उन्होंने इकट्ठा ही शुरू किया था। तो आज चूँकि हनीमन का केक भी काटना था इन्होंने, तो इसलिए इनको भी दावत दी हुई है। तो इंशाल्लाह जब लेक्चर ख़त्म होगा तो आपसे इनकी मुलाकात भी कराते हैं। तो ऑटिज़म, अच्छा ऑटिज़म भी बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। आपको बड़े बंदे भी बाज ऑटिस्टिक नज़र आते हैं, आते हैं ना नज़र, आप बातें करें वो अपना ही गुम लगा हुआ है, सिचुएशन में ना होना, बेसिकली माहौल में ना रहना, आई कांटेक्ट ना करना। कई दफ़ा बंदा जाता है अपने मगन में बातें कर रहा होता है, आवाज़ें दे रहा है, हरन बजा रहा है, वो सुनता ही नहीं है। ये भी ऑटिज़म है। ऑटिस्टिक, मगन, अपने उसमें ख्यालों में, सोचों में मगन। ये बच्चे वो होते हैं जो आई कांटेक्ट नहीं करते, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होते और नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होते। आप इनको बुलाएंगे आएंगे नहीं, ऑर्डर ओबे नहीं करते, पढ़ते नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है इनके अंदर। और ये मोस्ट कॉमनली हमारे जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ ये बच्चे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसकी वजह वहाँ ये है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। माँ प्रेगनेंसी में बड़े स्ट्रेस में, आइसोलेशन की लाइफ है। यहाँ माँ बीमार होगी, सप्रेशन होगी, ज़हनी दबाव होगा, मसाइल होंगे, कभी बहन आ जाएगी, कभी कोई दोस्त मिल जाएगी, कभी कोई ना कोई कैथारसिस उसकी हो जाती है। वहाँ कैथारसिस नहीं होती, मुसलसल ज़हन पे दबाव रहता है। हम जिस भी दबाव में होते हैं बाहर निकल जाते हैं, किसी दोस्त से मिल लिया, गपशप, कोई रिलैक्स कर जाता है। वो औरत जो मुसलसल स्ट्रेस में है वो भी कभी मैके चली जाती है, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज कर जाती है, कोई जॉब पे चली जाती है, स्ट्रेस रिलीज कर जाती है, कैथारसिस हो जाता है। और बाज़ फैमिली हमारी ऐसी है जिनमें कैथारसिस नहीं होता। फिर बच्चे इग्नोर होते हैं, उनको कंपनी नहीं मिलती। बच्चा घर में छोड़ गया, किसी के पास छोड़ गया, जॉब पे है, कोई अटेंडेंट नहीं होगा, बच्चों से मिक्स नहीं होगा। और फिर बेसिकली ये जेनेटिक्स इसलिए हो जाता है कि वो बेसिकली माँ का स्ट्रेस बच्चे पे आ जाता है। वो आइसोलेशन, वो लोनलीपन, जैसे इग्नेशिया है, नेट्रमर है, एसिड फास है, वो सारा उस पे वारद हो जाता है। तो ऑटिस्टिक में हमें कॉजेटिव फैक्टर पे हमें नज़र रखनी ज़रूरी है कि माँ किस उससे गुजरी है। मियाज़मेटिक, अक्ल न समझ आना, अक्ल की कमी किस में पैदा होगी? साइकोसिस का खासा है। आपको पता है आपकी मेमोरी अफेक्ट करता है साइकोसिस, मेमोरी अफेक्ट करता है ना साइकोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का खासा है, कैंसर का खासा है। लिहाजा आप मैथमेटिकली इसको यूं डील करेंगे। और अक्लो फहम और फरासत में इजाफा कौन सी दवाई करती है? गैरिकस करती है। लर्निंग प्रोसेस आपको सिखाती है, गैरिकस सिखाती है। और हमें यहाँ बहुत ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट दिए हैं वो एगेरिकस ने दिए। हमें अगर बहुत अच्छे रिजल्ट दिए कि जो मिसबिहेव करने वाले बच्चे होते हैं, जो वल्गर बच्चे होते हैं, वो आयोसेमस ने दिए, स्ट्रामोनियम ने दिए। और अनसिविलाइज बच्चे जो नज़र आते हैं, तोड़ फोड़ करने वाले ऑटिस्टिक, वो कैमोमिला ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। तो हमें इन 5-6 मेडिसिन पे फोकस करना होगा ऑटिस्टिक। ठीक है जी। गैरिकस है, आयोसेमस है, कैमोमिला है,
इग्नेशिया भी है, अगर माँ की हिस्ट्री में है। बहुत सारे बच्चे इग्नेशिया से भी ठीक होते हैं। अल्जाइमर वाले ये बड़े तोड़ फोड़ करते हैं, बर्गर होते हैं, मार पीट करते हैं, और मैजमेटिक मेडिसिन जो है, कार्सी है, ट्यूबर है, मेडोरिनम है, डिस्ट्रक्टिव। कैमोमाइल मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है, स्ट्रमोनियम डिस्ट्रक्टिव होता है, हायरसाइमस डिस्ट्रक्टिव होता है। ये डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। रात चलते चलते किसी को टांग मार देंगे, घुसून मार देंगे, पत्थर मार देंगे, या इनके काम को जब कोई मुदाखलत करेगा तो ये आगे से फिर इरिटेट होंगे। मतलब मैं काम पे लगा हूँ, क्या मैं कि बंदा तस्वीर बना रहा है, ये ऑटिस्टिक काम है ना, और तो उसको जब बार बार आप तंग करेंगे तो आखिर बुर्श मारेगा आपको। ये बिल्कुल मैव होते हैं इस पे, अपनी सिचुएशन के अंदर मैव होते हैं। जब आप इनको चिढ़ेंगे ना, इन्होंने गुस्सा मारना है। तो ये अक्सर यही होता है कि जब इनको आप छेड़े ना, इन्होंने फिर कोई चीज़ उठा के दे मारनी होती है, क्योंकि आप उसको उस सिचुएशन से निकाल रहे हैं। तो मिसबिहेवियर जो पाया जाता है वो कैमोमाइल के अंदर पाया जाता है, अल्जाइमर के अंदर बड़ा पाया जाता है। अच्छा, बाद दफ़ा इनके अंदर लाफिंग मीनिया भी होता है, जैसे कैनाबिस इंडिका के अंदर है, और एक और दवाई है क्रोकस के अंदर भी होता है। तो बाज अस्ते बड़े हैं, अक्सर क्या के मारते रहते हैं। तो कैनाबिस इंडिका, क्रोकस बड़ा अच्छा काम करती हैं, आप उस तरफ ही फोकस करें। और ये बड़ी मज़े की साइंस है, अगर आप इसको समझते हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चे दुनिया में क्या नहीं ठीक होते, वो क्या करते हैं, इनको सेडेटरी मेडिसिन पे रखते हैं, सुलाई रखो, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। क्रोकस टाइप, जेलसी हायोसैमस में पाई जाती है, जेलसी लेक्सिस में पाई जाती है। लेक्सिस में बहुत ज़्यादा जेलसी पाई जाती है। एपस में जेलसी होती है, क्यों जी, एपस में भी जेलसी है। लेक्सिस सांप बड़ा जेलस होता है। ये जेलसी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तो इतना इसको नहीं अंदाज़ा होता ना 12 साल से नीचे जेलसी वाले का। जेलसी जाके 12 साल के बाद आएगी, फिर 20 साल के बाद बड़ी जेलसीज आपको मिलेगी। सास, बहू, नंद, बावज, ये जेलसियाँ आगे बड़ी चलती हैं। बहनों के अंदर बड़ी जेलसी होती है, उसकी शादी किसी जगह अच्छी हो जाए तो बहन बड़ी जेलस होती है। तो ये जेलसी हम आगे जाके ना इमोशनल जब आप आएंगे इस पे 12-18 साल के अंदर, तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे जेलसी का। नेक्स्ट, थैलासीमिया, मतलब ये भी इस एरिया की बड़ी बीमारी है। और ये आपको क्या होता है, 6 महीने का बच्चा पता चल जाता है, साल के बच्चे का पता चल जाता है। ये इसी 12 साल के अंदर अंदर ये डिजीज़ सामने आ जाती है। और ये थैलासीमिया बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसका मैंने बड़ा डिटेल हमने इसको किया हुआ है, बहुत डिटेल। मैं यहाँ सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें भी जीन मिसिंग्स होते हैं। मेडिसिन में यहाँ आपको बताया चलता हूँ, लेकिन आपने किसी को डिटेल जाननी है तो वो मेरा थैलासीमिया का लेक्चर सुने, जिसमें हमने एक्सरे का जिक्र किया हुआ है। जिसमें तो यहाँ बहुत कॉमनली दवा जो यूज़ होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वो है एक्सरे, कार्सी, ट्यूबर, मेडोरिनम, आरामेट, फास्फोरस। ब्लड डिसऑर्डर्स में फास्फोरस का बड़ा रोल है, और हमारे बेशुमार बच्चे हैं जिनको ब्लड वाकई नहीं लगता। फिर यहाँ दवाई जो और काम करती है वो है मेनगेनम, अननोन कॉज अगर है ब्लड न बनने की, मेनगेनम, वनेडियम, लेसिथीन, फेरमेट, फेरम की फैमिली सारी यूज हो सकती है। और यहाँ जो है वो
इनके अंदर पल्सटीला, साइनोसिस जिनकी तिल्ली बढ़ जाती है, और साइनोसिस का ब्लड की उस पर हम साइनोसिस को इवन ब्लड कैंसर में भी बड़ा यूज करते हैं और बड़ी कमाल की दवाई है। जहां तिल्ली की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, नहीं बेसिकली तिल्ली हमारी डेड सेल का ग्रेव यार्ड है, और तिल्ली जो है ना वो सेल जहाँ आके बढ़ जाती है, इलाज हो जाती है। वो दूसरे तरीका इलाज में तो अल्टीमेटली थैलासीमिया वालों की तिल्ली जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो आपको अगर साइनोसिस का पता है, आपको अगर चाइना का पता है, तो तिल्ली नहीं रिमूव होती। नेक्स्ट, नजदीक लग गए, मैं क्या नजदीक लग गए। यही तो कहा है भाई, ये भी इस एरिया की डिजीज है जी, ये भी वैसे ही कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है। हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ कुछ है, आया ये मौसम ज़रा और लगाओ फ़ोन जल्दी करो, टाइम थोड़ा रह गया नहीं। अच्छा, ये भी बड़ी मज़े की होम्योपैथी डील करती है इसको, और अगर कोई बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं तो सिर्फ होम्योपैथी में करते हैं, बाकी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है और इसमें एक जीन मिस होता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन है, इसलिए इसको डिस्ट्रॉफी। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, मेन जो किस्म है वो डोशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बड़ी जो किस्म है, जो सीवियरिटी जिसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। इसके और भी, और दूसरे नंबर पे आती है बेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक इसकी किस्म है वो डोशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके दो तरीके हैं जांचने के। एक तो ये हमारे यहाँ तो ये थोड़ा मुश्किल है इसका, ये जेनेटिक एनालिसिस करना। दुनिया में 3-4 लैब ऐसी हैं जो क्रोमोसोमल और जेनेटिक्स को पकड़ती हैं। मतलब मैनचेस्टर में एक लैब है, लंदन में एक लैब है, जर्मनी में एक लैब है, और हमारे भी लोग जो हैं यहाँ से इसके सैंपल लेके वहाँ भेजते हैं और वहाँ से इनका एनालिसिस होके आता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ अब शायद कराची में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स का या जीन्स की अपसेंट का पता यहाँ अभी तक नहीं लगाया जाता, बाहर से ही लगाया जाता है। तो ये बेसिकली वो जीन मिस है, उस जीन या तो मिस है या उस जीन पे मोटेशन आ गई है, उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई है, कम वर्क कर रहा है, तो फिर बेकर हो सकती है या कोई उससे निचले दर्जे वाली की हो सकती है, लेकिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो डोशीन है। इसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो उसका ये बटक वाला मसल जो है ये पहले इन्वॉल्व होता है। बच्चा अमूमन पहले चलता है 4-5 साल की उम्र तक चलता होता है, फिर वो उसका बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है, फिर वो चलना उसका मुश्किल हो जाता है, फिर अल्टीमेटली आपने हमारे पास खैर बहुत सारे बच्चे हैं, वो आते हैं तो यूँ उनकी चेस्ट बाहर निकल आती है और यूँ करके वो चल रहे होते हैं, यूँ मतलब प्रॉपर। हम दूर से उसकी वाक से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है। इस पर हम बड़े अरसे से काम करें, बहुत अरसे से काम करें। इसकी एक और बड़ी अलामत थी, उस अलामत पे मैंने दवाई भी हमने निकाली, उसने कुछ बच्चों पे उसने अच्छा काम भी किया कि इसकी फिर एड़ी भी पीछे से उठ जाती है, और इसका जो काफ मसल है वो हार्ड हो जाता है। अगर आपको उसे फिजिकली एग्जामिन करेंगे तो काफ मसल को टच करेंगे तो बिल्कुल स्टोन की तरह होता है, मोटा हो जाता है ये जो मसल है, काफ मसल। और ये अल्टीमेटली डोशीन मसल की जो लाइफ बताई जाती है वो 18 से 20 साल तक है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। जेनेटिकली डिसऑर्डर होने की वजह से इसमें एक्सरे का इस्तेमाल, इसमें कार्सिनोसन का इस्तेमाल,
और कोई फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि जीन्स को कोई भी मैथमेटिक डिजीज डिस्टर्ब कर सकती है और कोई जीन भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो हमारे पास एक एक्सरे दवाई है कि जो जीन्स के अंदर इर्तहाश पैदा करती है, एक्साइट करती है उसको। जो डीएनए के अंदर अगर कोई एक्साइट करने की ताकत रखती है तो वो एक्सरे रखती है। उसके अंदर अगर कोई मूवमेंट पैदा कर सकती है तो वो एक्सरे कर सकती है। और फिर उसके अंदर आप एक तो हम मूवमेंट करवाएंगे, उसके अंदर इर्तहाश पैदा करेंगे, उसके अंदर हम एनर्जी पैदा करेंगे डीएनए लेवल पे, फिर हम उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलोनियम दें, साइकोसिस की हिस्ट्री है तो साइकोसिस मेडोरिनोमेरा दें, या कोई और हिस्ट्री है। बहुत सारी मियाजम्स हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, आप उसको जरूर एड्रेस करें। जब आप उसको एड्रेस करेंगे, भट्टी साहब इधर आ जाओ, जगह है। अच्छा, जब आप उसको एड्रेस करेंगे, बेसिकली इर्तहाश पैदा करना, वहां एक्साइट करना है। एक्साइट आपको कौन सी दवाई कराएगी? एक्सरे करवाएगी। और कौन सी दवाई कराएगी? सोल करवाएगी। बाकी आपने उस जीन की खराबी की जो सोर्स बने हैं, उन सोर्स को रिमूव करें, चाहे वो साइकोसिस है चाहे ट्यूबरकुलोसिस है, उसको रिमूव करेंगे। मेडिसिन कौन सी हैं? ये मैंने आपको वो फिलॉसफी, वो टेक्निक, वो चीज बता दी। मेडिसिन कौन सी हो सकती है? कितने बजे थे रोजा? अच्छा, 10 मिनट। मेडिसिन कौन सी काम कर सकती है? मतलब प्लम्बोमेट है। आप लिथायरस को पढ़ेंगे तो लिथायरस क्या करती है कि वो एड़ी यूं उठा देती है। लोअर एक्सट्रीमिटीज से स्टार्ट होती है हमेशा। ये लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या है? कोनियम है। ग्रेजुअली आती है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, करते 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 फिर। तो कौन सी फीचर है? प्लम्बोमेट का फीचर। कौन सा फीचर है? ओपियम का फीचर है। कौन सा फीचर है? एब्रोटेनम का फीचर है। हमें इसमें एक और बड़ी सक्सेस मिली है कि मैं बहुत सारी जगहों पे अपने दोस्तों से भी, सबसे, तारक साहब से भी, सबसे इनसे डिस्कस होता रहता है। हमने यहाँ पल्सरटीला का बड़ा कसरत से इस्तेमाल शुरू किया है। और पल्सरटीला हमने इस बेस पे लगाई है कि जो जीन्स पे मोटेशन आ गई है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, पल्सरटीला का यह खास है उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना। तो आपने क्या किया? इर्तहाश पैदा की, एक्साइट पैदा की थ्रू सोल एक्सरे से। फिर आपने मियाज़मेटिक रिमूवल किया किसी मियाज़मेटिक मेडिसिन से। और फिर आपको ऑर्गन मेडिसिन पे आप आएंगे, स्पेसिफिक एरिया पे आप आ जाएंगे। क्या करेगी? प्लम्बम करेगी, लिथायरस करेगी, कोनियम करेगी, एब्रोटेनम करेगी। ठीक है जी, दिस इज द एंड जी। आगे है कुछ? है कुछ? ला 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 रिकट्स है। रिकट्स बेसिकली हड्डियों की बीमारी है जी। और रिकट्स को जानने के लिए आपको सिफिलिस और ट्यूबरकुलोसिस को जानना पड़ेगा। इसमें जो दवाइयाँ हैं वही एक्सरे आएगी। इसमें दवाई जो है वो आपको ड्रोसा आएगी, ओरोमेट आएगी, कल्केरिया फास आएगी, स्लेशिया आएगी, कल्केरिया फास आएगी, एसाफोटेटा आएगी, कल्केरिया कार्ब आएगी। ये दवाइयाँ, फास्फोरस, ये बेसिकली रिकट्स की दवाइयाँ हैं। और इनकी कॉजेटिव फैक्टर जो है मोस्ट कॉमनली है वो जो है वो है ट्यूबरकुलोसिस बेस है, सिफिलिटिक है और हिस्ट्री ऑफ कैंसर की है। ओरोमेट का यहाँ इस्तेमाल है, स्लेशिया है, फास्फोरस है, कल्केरिया फास है, कल्केरिया कार्ब है, एसाफोटेटा है। ये रिकट्स की बड़ी दवाइयों में इसका शुमार है।
नेक्स्ट, हाइड्रोसेफेलस मैंने पहले थोड़ा सा जिक्र कर गया था। बेसिकली सर के अंदर पानी का है, बेशुमार वजूहात हैं इसकी, और ये मोस्ट कॉमन होने वाली जो दवाइयाँ यहाँ बेसिकली ट्यूमर की वजह से भी हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। ये बेसिकली मेनिंजोमाइसील है, स्पाइनल बिफिडा है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। बेसिकली आप ये जहन में रखें कि इसकी कॉजेज